नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनबीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिए थे और उसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के बारे में बताए थे और डिटेल्स टॉपिक वाइज आपको बताए थे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको लगभग सभी पोस्ट का बताए थे। ओके, तो यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, आपको पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये हिंदी का टॉपिक है और सभी पोस्ट के लिए सेम टॉपिक रखा गया है। ओके, तो आप इस एनवीएस एग्ज़ाम में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो इसी सब टॉपिक से हिंदी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यदि आप चाहते हैं हिंदी, कंप्यूटर, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का एक बेहतरीन कंटेंट लेना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहें। धीरे धीरे करके एक अच्छा खासा प्रिपरेशन आपका हो जाएगा। ओके दोस्तों, हिंदी और कंप्यूटर का ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुका है। यदि आप ऑल टू ऑल वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देख लें। आपको एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा और जीके जीएस करंट अफेयर्स का वीडियो आपको एनवीएस जीके 2024 करके जो प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगा। ओके, तो आप लोग ऑल टू ऑल वीडियो देखते रहें, अभी कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। दोस्तों हिंदी में आपको तत्सम और तद्भव अच्छे से बता दिए हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है आपको अच्छे से समझा दिए हैं और कुछ क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं। ओके, और आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम है समास। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जितना आसान है उतना ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है। ओके, तो आपको समास का बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का क्वेश्चन बताएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समास आपको पहले बेसिक समझाएंगे और उस पर फिर अच्छा खासा आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे और ये कोशिश रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करवाना। ओके, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास अच्छे से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। अच्छा से हम लोग जान लें कि समास होता क्या है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, परिभाषा भी एग्ज़ाम में आता है। तो सिंपल से भाषा में आप लोग ये समझ लीजिए दोस्तों, समास जो होता है वो एक शब्द होता है जो कि अकेला नहीं होता है। इस शब्द में दो शब्द या उससे अधिक शब्द छुपे होते हैं। ओके, और उस दोनों शब्द से मिलकर एक जो नया शब्द बनता है उसी को हम लोग समास कहते हैं और उस दोनों शब्द को हम लोग अलग अलग करेंगे, यानी कि उसको कहा जाता है हिंदी भाषा में विग्रह करना, है ना। जब हम लोग अलग अलग हटाएंगे उसको तो उससे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे कि आपको बता रहे हैं, हम लोग जैसे लिखते हैं राजपुत्र, है ना। अब इसको हम लोग विग्रह करेंगे, हटाएंगे, इसमें आपको दो शब्द दिख रहा है, एक राज और एक क्या है, पुत्र, है ना। इसको हम लोग अलग अलग छांटेंगे, इसका जो विग्रह होगा यानी कि इसका जो अर्थ निकलेगा वो राजा का पुत्र, है ना। तो कहने का अर्थ यही है कि दो शब्द जब मिलकर एक नया शब्द का जन्म देता है तो उसी को हम लोग समास कहते हैं और ये दो शब्द भी हो सकता है और दो से अधिक भी हो सकता है। ओके, यही सिंपल सा भाषा है इसका समास का। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन मतलब नया एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बस सिंपल सा है और ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपको परिभाषा दे देगा और उसके बाद ऑप्शन में रहता है उसको समास कहते हैं, संधि कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द यानी कि नवीन शब्द, उसको हम लोग समास कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों। और वो जो शब्द है दोस्तों उसका एक अर्थ निकलता है सार्थक, यानी कि उसका एक सही अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि दो शब्द कुछ भी हो जाए उसका कोई अर्थ ही ना निकले, तो मतलब ऐसा ना हो, सार्थक होना चाहिए शब्द, उसका अर्थ निकलना चाहिए। ओके, हाँ चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। मतलब आपको कोई पूछेगा कि एक शब्द में जवाब दो कि समास का अर्थ क्या होता है, तो संक्षेपीकरण करना यानी कि छोटा करना, है ना। मतलब कोई शब्द को मिला के हम उसका छोटा कर देते हैं, उसी शब्द से एक अर्थ निकल रहा है। कोई दो या तीन अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनता है, उसका एक अर्थ निकल जाता है, उसी को हम लोग समास कहते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दो शब्दों को मिला के हम लोग एक शब्द कर देते हैं, यानी कि संक्षेपीकरण कर देते हैं, उसको शॉर्ट कर देते हैं, है ना। तो उसी को हम लोग समास कहते हैं।
समझ में आ गया दोस्तों। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है। समास में क्या होता है दोस्तों, दो पद होते हैं। ओके, एक को कहा जाता है पूर्व पद और एक को कहा जाता है उत्तर पद। जैसा कि आपको बताए, राजपुत्र पूर्व पद और उत्तर पद। ओके, हाँ, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि पूर्व पद प्रधान कब होता है, उत्तर पद प्रधान कब होता है। आपको ये भी आता है एग्जाम में, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो उसको कौन सा समास कहा जाता है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आपको सब कुछ बताएंगे कि प्रधान क्या होता है, गौण क्या होता है ना, सब कुछ आपको धीरे धीरे बता देंगे। आपको अच्छे से सिंपल सा भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आएगी। ओके, तो दोस्तों आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ओके, किस समास में दोनों पद प्रधान होता है, किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होता है, आपको सब कुछ धीरे धीरे बताएंगे। चलिए तो अब देखते हैं आगे। आगे क्या है, ये तो आपको बता दिए स्टार्टिंग में ही, लेकिन फिर से आप लोग अच्छा से समझ लें। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि समास विग्रह क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको बताए कि शब्दों को अलग करके उसका हम लोग अर्थ निकालते हैं, उससे एक अर्थ स्पष्ट होता है, एक संबंध स्पष्ट होता है, उसी को समास विग्रह कहते हैं। आप लोग सिंपल से भाषा में ये समझिए कि दोनों शब्द को हम लोग तोड़ देते हैं। जैसे आपको पहले बताए, एक ही एग्जाम्पल को आपको समझा रहे हैं जो बार बार समझ में आ जाए। राजपुत्र, इसको हम अलग अलग करेंगे, विग्रह करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे इसको। इसका अर्थ क्या निकलेगा, राजा का पुत्र निकलेगा, है ना। तो जब हम लोग लिखेंगे राजा का पुत्र लिखेंगे, यानी कि हम इसका विग्रह कर दिए, समास का हम विग्रह कर दिए और एक संबंध स्पष्ट कर दिए। ओके, तो उसी को समास विग्रह कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। इस रूप में भी पढ़ सकते हैं, समास के पदों के बीच संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। समास का जो दोनों पद होता है उसको हम लोग विग्रह करते हैं, अलग अलग करते हैं। उसके बाद जो उसका एक अर्थ निकलता है, एक सार्थक अर्थ जो निकलता है, एक संबंध जो स्पष्ट होता है, उसी को समास विग्रह कहा जाता है। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा, ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या है। दोस्तों वो सब बेसिक कंसेप्ट था, समास क्या होता है, नहीं होता है, विग्रह क्या होता है, उत्तर पद प्रधान पद, सब कुछ आपको बता दिए। और अब क्या है दोस्तों, हम लोगों को कौन कौन सा समास पढ़ना है वो आप लोग अच्छा से समझ लें। उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कौन से समास आसान हैं, कौन से समास थोड़ा सा टफ हैं, या फिर आपको थोड़ा अच्छा से उस पर मेहनत करना होगा। समास में हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास, ऐसे भी लिखा जाता है, एक ही बात है, अलग नहीं है, द्वंद्व समास। उसके बाद बहुव्रीहि समास है, उसके बाद अव्ययीभाव समास है, उसके बाद तत्पुरुष समास है, उसके बाद कर्मधारय समास है, उसके बाद द्विगु समास है। ओके, एक चीज़ आप लोग अच्छा से स्पष्ट कर लें, संस्कृत में तत्पुरुष, कर्मधार और द्विगु को अलग अलग रखा जाता है। ओके, लेकिन हिंदी में तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास भी आता है और द्विगु भी आता है। ओके, और इस तीनों में एक समानता होता है कि पद कौन सा प्रधान होता है, तीनों में समान होता है, आपको आगे बताएंगे। ओके, तो इसलिए इस तीनों को हम एक साथ लिख दिए हैं कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और इसमें आपको हम स्पष्ट भी देंगे कर किस में कौन पद प्रधान होता है, क्योंकि आपको परिभाषा भी अच्छे से ध्यान में रखना है। डायरेक्ट परिभाषा भी पूछ देता है कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उस समास को क्या कहा जाता है, जिस समास का दोनों पद प्रधान नहीं हो उस समास को क्या कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, सब कुछ आपको बताएंगे और आपको समझ में आएगी। दोस्तों मेनली हमको 6 समास पढ़ना है, लेकिन उसके बाद आपको ये 6 तो है सिर्फ दिखने में है, लेकिन इसमें से 2-3 ऐसा समास है जिसके अंदर में भी कौन कौन समास के रूप होते हैं वो भी हमको पढ़ना होगा, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ करा दिया जाए जो एग्ज़ाम में आप फंसे नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताए कि ये 6 तरह का समास हमको पढ़ना है, लेकिन समास के अंदर में भी समास का रूप होता है, प्रकार होता है, वो भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये बता दे रहे हैं कि इस 6 में कौन सा समास आसान है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, और कौन सा समास टफ है जिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं द्वंद्व समास, उसके बाद बहुव्रीहि समास, और उसके बाद
द्विगु समास, ये 3 समास जो है वो एकदम आसान है, आपको समझ में आ जाएगी और आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा ये जो 3 समास है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष और कर्मधार, ये भी आसान है, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तीनों में सब कुछ समानता है, ऐसा नहीं है, अलग अलग है, लेकिन आपको मेहनत अच्छा से करना पड़ेगा। इसलिए आपको हम स्पष्ट बता दिए हैं कि मेहनत करना आपका काम है, समझाना मेरा काम है, बुक का काम है, किसी टीचर का काम है, बुक में भी लिखा हुआ है ना, आप लोग खुद से भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत आप ही को करना पड़ेगा, है ना। आपके जगह कोई टीचर नहीं मेहनत कर सकता है, आपके दोस्त नहीं करेंगे, आपके भाई नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये 6 समास में आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, एकदम आसान समास से हम लोग स्टार्ट करेंगे, द्वंद्व से, ओके। और मेरा उद्देश्य है आपको कंसेप्ट के साथ साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाया जाए, उसके बाद ही आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे, ओके। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक समास पढ़ते हैं, द्वंद्व समास, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये द्वंद्व समास होता क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और इसको अलग अलग करने के बाद, यानी कि विग्रह करने के बाद, उसके अर्थ में और, अथवा, या, एवं लगता हो तो आप लोग समझ जाएंगे कि यह द्वंद्व समास है। समझ में आ गया दोस्तों, ये एकदम आसान समास है और एग्जाम में भी द्वंद्व समास से क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं, ओके। द्वंद्व समास किस प्रकार के समास होते हैं, जैसा कि आपको बताए, दोनों पद प्रधान होता है, जैसे कि भाई बहन, है ना, भाई बहन, आप लोग देख रहे हैं, दोनों जो ये है, दोनों में आपका क्या है, दोनों पद प्रधान है अपने आप में, दोनों का अर्थ स्पष्ट है। भाई बहन दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं है ना, अपने आप में दोनों पद प्रधान है, और इसको हम विग्रह करेंगे तो इसका अर्थ आएगा क्या, भाई और बहन, है ना। तो जैसा भी इस पेयर टाइप में आपको दिखे, जोड़ा टाइप में आपको दिखे कि उसको अलग अलग करने पे और, या, अथवा, एवं आ जाए तो आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है ना। तो चलिए इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं और आप लोग आसानी से समझ जाएंगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, ओके। चलिए तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला जो हम लोग लिखे हैं गंगा यमुना, है ना, इसको आप अलग अलग कीजिएगा तो गंगा और यमुना मतलब एक जोड़ा टाइप में आपको दिखता है। जब भी एग्जाम में आपको ये दिखे एक जोड़ा टाइप में, पेयर टाइप में, आप लोग स्पष्ट समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है ना। इसमें दोनों पद प्रधान होता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जाम में ऐसे आ जाए कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसको क्या कहा जाता है, उसको द्वंद्व समास कहा जाता है, ओके। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, परिभाषा भूलना नहीं है, आपको सिर्फ इस पे अटैक नहीं करना है, आपको परिभाषा भी ध्यान में रखना है, ओके। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। अगला क्या है, भाई बहन, भाई और बहन, है ना, दोनों को हम लोग विग्रह करेंगे तो और आ रहा है, एक पेयर टाइप में बन रहा है, भाई और बहन, है ना। तो ये दोनों अपने आप में क्या है, प्रधान है, अलग अलग है, दोनों का अर्थ स्पष्ट है ना, दोनों एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। तो जब भी आपको इस तरह का समास पूछे आप लोग सीधा मारेंगे क्या, द्वंद्व समास, ओके। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है दोस्तों, पाप पुण्य, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, पाप और पुण्य। तो एक तरह से समझ में आ ही गया होगा आपको कि इसमें किस तरह के समास आएंगे, पेयर टाइप के रहेंगे, उसको हमको अलग अलग करना है। तो उसमें या, और, एवं, अथवा का अर्थ आए तो आप लोग समझ जाएंगे कि वो द्वंद्व समास है ना। माँ बाप, माँ और बाप, है ना, माँ बाप, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, है ना, कुछ भी आए आपको पूछे तो उसको द्वंद्व समास में जाएगा, ओके। दाल भात, दाल और भात, है ना, तो इस तरह से जो भी आए, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, है ना, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, तो इस तरह से जो भी आए, जो एक पेयर टाइप में आपको दिखे सीधा द्वंद्व समास। सीताराम, सीता और राम, है ना, राधे कृष्ण, राधे और कृष्ण, तो बस हो गया। घट बढ़, घट या बढ़, है ना, तो इस तरह से जो भी आपको दिखेगा वो द्वंद्व समास में जाएगा। उसको विग्रह करने के बाद या, अथवा, और, एवं आ जाए तो आप लोग समझ जाएंगे कि वह द्वंद्व समास है, ओके। और परिभाषा के अनुसार दोनों पद प्रधान हो, है ना, यानी कि दोनों पद अपने आप में प्रधान है, दोनों अलग अलग है, दोनों का अर्थ स्पष्ट है, कोई किसी पे आश्रित नहीं है, किसी एक पे जोर नहीं दिया जा रहा है। प्रधान पद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि उस शब्द पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसी के अनुसार अर्थ स्पष्ट होता है, उसी के अनुसार और कुछ अर्थ निकलता है, उसको प्रधान पद कहा जाता है। धीरे धीरे आपको आगे सब कुछ बताएंगे, ओके। तो दोस्तों अभी हम लोग कुछ दिन समाज से ही कंटिन्यू रखेंगे, जितना भी समाज से हम लोग पढ़ने के साथ साथ ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक अच्छा सा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।